अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वकार जुल्फ़कार और आज हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। हमारे साथ एक नहायत ही शफ़ीक इंसान, ख़ूबसूरत शख्सियत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लॉयर फार्म ऑफ पाकिस्तान और स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मीडिया स्पोक पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मौजूद हैं। मेरी मुराद मियाँ अवैस भट्टी साहब से है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम वकार साहब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले हम बात करेंगे हम करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले हम सूबाई लेवल पे बात करेंगे, फिर उससे बाद हम नेशनल लेवल पे, उसके बाद इंटरनेशनल। हम इस प्रोग्राम को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोविंस लेवल प्लीज़। सर, ये तासुर आम है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपनी बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम नहीं दे रहे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे आपके पहले क्वेश्चन से बड़ी हैरानगी हो रही है कि आपने ये किस तरह के अज्यूम कर ली चीज़ कि आपने कह दिया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का एक तासुर आम है कि वो जो उनको डिलीवर करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। देखिए, आपको चीज़ें कैटेगराइज करनी होती हैं कि आपको कैटेगराइज कैसे करते हैं या डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, वो आप लास्ट गवर्नमेंट के साथ करते हैं। लास्ट गवर्नमेंट जितनी भी हैं किसी एक गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे आप उनको डिफरेंट टेन्योर्स गुजरे हैं, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, आप उनके साथ उनको डिस्कस करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं। आप देखिए, एक साइड पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने 3 टेन्योर्स गुजारे यहाँ पे, और साथ ही साथ में उनके भाई ने यहाँ पे 2 टेन्योर गुजारे। और एक साइड पे आप मियाँ मंजूर भट्टू साहब का दौर भी था, यहाँ पे गुलाम हैदर वाई साहब का दौर भी था, और साथ ही साथ में सरदार नकई साहब का भी दौर था, आरिफ नकई साहब का दौर था, और परवेज़ इलाही साहब का दौर था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ऐसे उस तरह यहाँ पे पंजाब में नहीं आ सकी। कभी वो जुनेजो साहब थे, कभी कोई अलाइड, पर उनकी गवर्नमेंट ज़रूर यहाँ पे रही है। देखिए, आपने कंपैरिजन करना है उनके साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, अब मैं अगर आप कहें कि उस्मान बुज़दार की अगर आप बात करेंगे कि उस्मान बुज़दार ने डिलीवर क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा थी, उन्होंने एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर उस टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2000 जब ये 8 में आती है, इनकी जो गवर्नमेंट आती है, उस वक्त ये एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस करते हैं और उसका 40 अरब रुपया फंड रखते हैं, उसके अंदर बजट के अंदर उसे एलोकेट करते हैं, और वही बजट गरीबों की फलाह के लिए काम करते हैं, और गरीबों को उनके घरों में 2-2 हज़ार रुपये मिलता था। आज उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट का सबसे, जो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा कारनामा है, आप देखिए, आप लास्ट 10 ईयर्स को देख लें। मुझे बताइए, कोई भावलपुर के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई मुल्तान जो हम उसको जनूबी पंजाब का कैपिटल कहते हैं, कि अगर अल्लाह करे कल को जनूबी पंजाब एक कैपिटल बनता है, एक प्रोविंस बनता है, क्या वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनी? मुझे बताइए, रावलपिंडी के अंदर कौन सी कोई यूनिवर्सिटी बनी? मुझे बताइए, बंडी भाउदीन के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? मुझे बताइए, गुजरात के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? आज बजट पंजाब का उठा के देख लीजिए। मंडी भाउदीन के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी अनाउंस की, हम लोगों ने हाफिजाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी अनाउंस की, हम लोगों ने लिया के अंदर यूनिवर्सिटी अनाउंस की, मुल्तान के अंदर यूनिवर्सिटी अनाउंस की, और भावलपुर के अंदर यूनिवर्सिटी अनाउंस की। ये है एजुकेशन पैकेज। और साथ ही मैं जब आता हूँ हेल्थ सेक्टर में देखिए, हेल्थ सेक्टर में क्या है, आज तक का जो बजट है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो 4% तक होता था हेल्थ का। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बुज़दार की ये गवर्नमेंट है, 12% बजट है। ये हिस्ट्री ब्रेक की है, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12%। और हर घर, अभी हमारा एक एहसास कफालत प्रोग्राम है। एहसास कफालत प्रोग्राम क्या है, वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कर चुके हुए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे हमारी जो इसकी सर्वे है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के अंदर शुरू हो चुका है। एहसास कफालत प्रोग्राम के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं कि 43 प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया, A to Z हाउसेज का, कोई एक घर नहीं छोड़ा। जहाँ पे वो सर्वे क्या है, वो सर्वे आपको बताएगा क्या इस घर में
कोई भी घर आप एग्जाम्पल कोट कर लें, कोई मुजफ्फरगढ़ का छोटा सा घर है या लिया का एक छोटा सा घर है, वो हमारी टीम वहाँ पे गई, वहाँ पे उन्होंने एक उनको परफॉर्मा दिया, टैब्स उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने टैब्स के ऊपर सारी डिटेल्स ली और वो परफॉर्मा बताता कि सबसे पहले वो करेगा क्या इनके घर में बच्चे कितने हैं, इनके घर में बड़े कितने हैं, इनके घर में बीमार कितने हैं, इनके घर में अनएजुकेटेड कितने हैं, इनके घर में लिटरेसी रेट क्या है, क्या इनको सेहत की सहूलियत मुयसर है, क्या इनको एजुकेशन मुयसर है, क्या इनको एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स मुयसर है, क्या ये किसान हैं, क्या ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या इंडस्ट्री में किसी में काम करते हैं, जो भी उसका है वो एक हम लोग करके आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। उसी के तहत कल को ये जो हम लोग खान साहब बात करते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करते हैं, हम लोग नौजवानों की बात करते हैं, उनको रोज़गार की बात करते हैं, उनको लोन देने की बात करते हैं, ये सर्वे सब उसी का हिस्सा है। सबसे पहले अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत हम लोग हेल्थ कार्ड प्लस दे रहे हैं, पहले 7 लाख का था, अब 8 लाख उसमें कर दिया गया है। हेल्थ कार्ड प्लस का क्या मकसद है कि अब आपने कोई पेनाडोल से लेके कोई बड़ी बीमारी तक के इलाज करवाना है, वो हेल्थ कार्ड आपका हर जगह हर घर का अब बनेगा, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, इक्वलिटी बेसिस, इक्वलिटी बेसिस के लिए हेल्थ कार्ड प्लस दे रहे हैं। और अगर मैं एजुकेशन की साइड पे आता हूँ, उसमें 1 सिलेबस फॉर ऑल नेशन, कभी हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि आप प्रेप या केजी से लेके 5th क्लास तक जो आपका है पूरा पाकिस्तान एक सिलेबस पढ़ेगा, कोई ऑक्सफोर्ड सिलेबस नहीं होगा, कोई एलजीएस सिलेबस नहीं होगा, कोई मदरसा सिस्टम नहीं होगा, कोई प्राइवेट स्कूल सिस्टम नहीं होगा, ये 1 प्रोग्राम है, 1 सिलेबस फॉर ऑल द नेशन। ये खान साहब का सबसे बड़ा स्टेप है एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एनर्जी सेक्टर में, पीटीआई काम कर रही है एनर्जी सेक्टर में, डैम्स बनाए जा रहे हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। देखिए ये एक गलत चीज़ है, वो शहबाज शरीफ की तरफ शोबाजियाँ नहीं करता कि आप लॉन्ग बूट्स पहने और बारिश में बाहर निकल जाएं, वो इस तरह नहीं करता। अगर एक बंदा डिलीवर करना चाह रहा है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। शहबाज शरीफ की फैमिली ने, मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली तो इस मुल्क को लूट के खा गई है। अगर आप जनूबी पंजाब में जाएँ, हम लोग डेवलपमेंट इतना, ये गवर्नमेंट हमारा जो इस साल का बजट है, हम इतना इन लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं कि हम लोग जो पुराने रोड्स हैं उनको ठीक कर, नए रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हमारी गैप हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको कम अच्छे रोड्स बना के, अच्छे इन कम्युनिकेशन वेज बना के सर रोड्स तो बेहतर कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया, लेकिन ये जो बातें हैं ये फील्ड में नज़र नहीं आ रही। महंगाई देखें जो है ना बढ़ के चिकन का रेट 150 से 300 हो गया, इस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी जो है ना वो पिसते जा रहे हैं। देखिए मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि महंगाई है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें देखना क्या है कि ये जो माफिया हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, कभी एक साइड पे शुगर माफिया आ जाता है, एक साइड पे चिकन माफिया आ जाता है, अब घी माफिया आना स्टार्ट हो गया। देखिए जिस चीज़ पे हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये माफिया गठ जोड़ करता है, इकट्ठ जोड़ कर। देखिए अगर हम लोग पीटीआई ने अगर अपने पार्टी की टॉप ऑफ द लीडरशिप को उन्होंने अकाउंटेबल किया है, अकाउंटेबल बिफोर कोर्ट किया है, तो हर बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए ये हालात सख्त टाइम ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ये हालात बहुत जल्द चेंज होने वाला है। लोग तो कहते हैं ये लोग बजट पास नहीं करवा सकेंगे। सर सॉरी टू से, ये बजट, ये जो माफियाज हैं ये आखिरकार कौन है? चीनी माफिया कौन है? ये बड़ी बड़ी शुगर मिल्स जिनकी हैं वो कौन है लोग? देखिए जिसकी भी है, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लूँगा कि जो हमारी पार्टी में भी हैं, नून लीग के जो लीडरान हैं वो बैठे हुए हैं, सरदारी फैमिली की यहाँ पे मिल्स हैं, ये लोग प्ले कर रहे होते हैं, ये लोग चीज़ों को रेट्स बढ़ा रहे होते हैं। चिकन माफिया, मैं कहता हूँ हमजा शहबाज शरीफ सबसे बड़ा माफिया है। हमजा शहबाज शरीफ की चिकन इंडस्ट्री है उसकी पूरी, उसकी ये इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल है। अब उस पोल्ट्री पर उसका कंट्रोल है, डेयरी के ऊपर उसका कंट्रोल, हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब FIA ने कॉग्निजेंस ली है, कल देखिएगा हमजा शहबाज पेश हो रहा है, मियाँ शहबाज शरीफ पेश हो रहे हैं, ये एक स्टेप है। अगर हम लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन लिया तो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने में क्या गवर्नमेंट संजीदा है? अगर संजीदा है तो क्यों नहीं करवा रही? देखिए जो बल्दियात की आप बात कर रहे हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, किसी भी गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लोकल अपने
जो नीचे नीचे जो बीडीज तक हैं, अपने लोकल स्ट्रीट्स तक आपने करना है, आपने अपने यूसीज लेवल पे करना है, आपने किसी गांव के लेवल पे करना है। तो सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो लोकल बॉडी सिस्टम है। लोकल बॉडी सिस्टम ने इंसान को उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो उनको मीट करने के लिए किसी भी बंदे को बड़ी ज़रूरी है कि लोकल बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। लेकिन आपने देखा हम लोग क्योंकि लोकल बॉडीज़ एक्ट 2019 ऑर्डिनेंस है वो लेके आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो लास्ट गवर्नमेंट के जो लोग थे जिनको एम्पावर्ड भी नहीं किया गया था नून लीग ने, पावरलेस लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिस्टोर किया 31 दिसंबर 2021 तक वो रेस्टोरेशन पे हैं। हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते उनका। अगर हम लोग ऑर्डिनेंस लेके आए लेकिन उसको कोर्ट ने कर दिया कि इनको रिस्टोर कर दिया। जब वो लोग रिस्टोर हो गए इट मीन्स वहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि फरवरी मार्च के अंदर हम लोग जनूबी पंजाब के अंदर ये करवाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अगस्त तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। जिस तरह पहले भी कई दफ़ा हुआ कि 3 स्टेप्स में होते रहे, इंशाल्लाह इस दफ़ा लेकिन नेक्स्ट ईयर पे अब ये प्लान है। मतलब इस चीज़ को डिवीजन्स में आपने डिवाइड कर दिया जी, हुआ है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। सही है। मुश्किल इलेक्शन होता है, बड़ा इलेक्शन होता है, स्ट्रीट्स का इलेक्शन होता है, इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर ऊपर से हमारे वो जो टाइम होता है, कई गर्मी का टाइम होता है, कई दफ़ा हम लोग डिवीजन वाइज देखना होता है कि अगर हम लोग जून जुलाई में करते हैं तो सैलाब का भी खतरा होता है कई दफ़ा। इसलिए मुजफ्फरगढ़ ये जनूबी पंजाब के जो अजला हैं इसलिए इनको पहले हम लोग फरवरी मार्च में कर रहे हैं, उसके बाद सेंट्रल पंजाब में आएंगे, फिर हम लोग लाहौर साइड पे आएंगे, इसी तरह डिवाइड करेंगे। राइट सर, थैंक यू। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। अल्लाह। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धो लेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। आदत ये सच्ची है, आदत ये अच्छी है, डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक नाजरीन। सर अब हम बात करेंगे कौमी सतह पर कि पिछले दिनों ये जो मामलात हुए नेशनल असम्बली में, कहने को तो ये ऐवान मुक़द्दस है, तो क्या इस तरह के मामलात होने के बाद इसको हम मुक़द्दस ऐवान कह सकते हैं? देखिए, ऐवान तो हमारा जो नेशनल असम्बली है, ऐवान बाला, तो चाहे वो ऐवान बाला हो, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, वो तो तकद्दुस है। उसका तकद्दुस पामाल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों। बट यहाँ पे कई चीज़ें अनफॉर्चुनेट हैं। अनफॉर्चुनेट क्या चीज़ें हैं कि कई दफ़ा जब आप किसी को पे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ऐसे मामला हो जाती है। सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हुआ यहाँ पे कि आज आप कहेंगे पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर ये लोगों के ऊपर इस जो हमारे वाने बाला है इसके तकद्दुस के पामाल किए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ये जज्बात थे पार्टीज़ के। अगर आप किसी की लीडरशिप को बुरा कहेंगे तो आगे से आप ये ना कहें कि वो आपको अच्छा कहेगा, वो आपकी तारीफ़ें करेगा। जिस तरह आप एक्शन कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन भी उसी तरह होगा। क्या गालम गलोच करने वाले सियासतदानों को पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, ये हाईली कंडेमेबल चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमें कंडेम करना चाहिए, चाहे वो, मैं पहले कह रहा हूँ, वो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हों
या अपोजिशन के लोग हों, ये ऐसी चीज़ें कंडेमेबल है। हमारे क्या बच्चे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है क्या सोचेगी, क्या सीखेगी कि ऐसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। कोई भी फैमिली ऐसी पार्लियामेंट में जहाँ पे उसका तकद्दुस को पामाल किया जाता हो, जहाँ पे उसको डिसग्रेस किया जाता हो, जहाँ पे उसकी ऑनर का ख्याल न रखा जाता हो, वहाँ पे कोई बंदा जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन हमें इन चीज़ों से आगे निकलना है, हमें इन चीज़ों से बढ़ के सोचना है। हमें जो तनकीद है वो मस्बत करनी चाहिए, कोई तामीरी तक तनकीद करनी चाहिए, ताकि अगले बंद को फील हो, किसी देखने वाले को फील हो कि ये बंदा जो क्रिटिसाइज कर रहा है ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, ना कि ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। अगर एक बजट है, अगर आपको लगता है कि बजट में कोई नुकाइस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं नुकाइस हो सकते, अगर है तो अपोजिशन को चाहिए था अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते और उस बजट को पढ़ते कि इस बजट में कितना लोगों को टैक्स फैसिलिटेट किया गया है, इस बजट के अंदर एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है, इस बजट के अंदर हेल्थ सिस्टम के लिए। उन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी, अपोजिशन को स्पेशली, कि ये इतना कमाल बजट आ गया है कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है, हमारे से एग्रीकल्चरलिस्ट खुश है, हमारा किसान खुशहाल हो रहा है, हमारा जो स्टूडेंट है उसको HEC स्कॉलरशिप देने जाए, कई चीज़ें। इन चीज़ों को कैटर किस तरह करते, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से करते, ना कि अपने आप को एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म डाल के और यह गामा मुझसे करते। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन ऐसे अरकान जो पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी करते हैं, इनको क्या फर्दर ताहयात इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? ये तो आपकी और मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि इनके ऊपर पाबंदी लगे, लेकिन जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं, जो पार्लियामेंट को चला रहे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा, उनमें ऐसे कहीं नहीं है कि किसी के ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। बिल्कुल अगर कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसको उन्होंने पनिश किया है कि किसी को 2 दिन के लिए नेशनल असम्बली में उनका जो दाखिला था एंट्री बैन की गई, किसी के 3 दिन के लिए की, किसी के 1 डे के लिए की गई। जो उनकी सज़ा बनती थी स्पीकर साहब ने उनको दी है। नाजरीन साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ये सच्ची है, आदत ये अच्छी है। डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। तो सर ये बताएं कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया है, ये फ़ैसला दुरुस्त है या? देखिए, किसी भी सॉवरेन स्टेट के लिए ये ज़रूरी होता है कि अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके मुताबिक उन्होंने सारा एक्ट अपॉन करना होता है। हम ये नहीं चाहते कि अगर हम एयर बेस अमेरिका को दे दें तो हमारे जो नेबर्स हैं, स्पेशली लाइक ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इनके ऊपर हमारी वजह से कोई ना कोई ऐसा एक्ट हो जाए जिसका कल को खमियाजा हमें भुगतना पड़े। लाइक अगर 9/11 वहाँ पे होता है तो आज खमियाजा पाकिस्तानी कौम ने ये भुगता है कि 9/11 अमेरिका में हो, भुगते
ये मुसलमान, देखिए हम लोग ने अपनी थाउजेंड्स ऑफ अपनी जो जानें इसके ऊपर कुर्बान की हैं। अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए हमारा किरदार है। जहाँ तक आप बात करते हैं एयरबेस की, देखिए किसी भी सॉवरेन स्टेट का जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो अपनी जो कैबिनेट है उसे जो भी कैबिनेट डिसाइड करेगी उसने तो वो करना है। ये खान साहब का कोई अकेले फैसला नहीं है, जब से कैबिनेट का फैसला है। जब से उन्होंने इनकार किया एयरबेस देने से, तब से उन पे क्या इमरान खान साहब पे थ्रेट्स हैं, इंटरनेशनली या नेशनली? बायलैटरल रिलेशनशिप जो होते हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं, हो सकते हैं इन फ्यूचर होने। देखें किसी को ये हज़म नहीं हो रहा कि पाक चाइना जो दोस्ती है इस तरह बढ़े। पाक जो ये हम लोग वन बेल्ट वन रोड वाला जो चल रहा है ये शंघाई तंजीम के तहत, कोई उसको कामयाब होना नहीं देखना चाहता। देखिए हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हमारे इंटरेस्ट चाइना के साथ है, हमारा इंटरेस्ट टर्की के साथ है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे ये जो ममालिक है हम इनके साथ फ्लरिश करें। ये नहीं कि उस ब्लॉक सिर्फ अमेरिका के ब्लॉक में बैठे रहें और अपनी जो बाकी मुल्क हैं उनसे दूर होते चले जाएं। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में डिप्लोमेसी में ये चीज़ें बड़ी कारआमद होती हैं कि आप जो कर रहे हो आपको जितना आप किसी के लिए करें उतना वो आपके लिए भी करे। अमेरिका ने तो हमारी जो तारीख बताती है कुछ 70% केसेस में हमें उसे डैमेज किया है, हमें उसे धोखा दिया है। देखिए खान साहब की एक अपनी अप्रोच है, ये जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए उन्होंने कहा है, अपनी कैबिनेट मीटिंग के साथ किया है। हमारे जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डिस्कस किया उन्होंने, फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने डिस्कस किया, फिर जाके कहीं ये डिसीजन हुआ है। इस डिसीजन के बाद ही सारी चीज़ें हुई हैं कि उन्होंने एयरबेस से रिफ्यूज़ किया। अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयरबेस देता है तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर क्या असरात आ सकते हैं? देखिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बिल्कुल असरअंदाज हो सकती है ये चीज़ें। हमारा जो ये जो अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर है, ईरान वाला बॉर्डर है, देखिए यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं जो अमेरिका के पहले ख़िलाफ़ है। अल्लाह अल्लाह करके हमारे मुल्क में पहले कोई सुकून हुआ है, दहशत गर्दी कम हुई। ये अमेरिका की दुश्मनी हम लोग क्यों अपने मोल लें? ठीक है कोई गवर्नमेंट्स बिकी होंगी, कई गवर्नमेंट्स इनके प्रेशर में आई होंगी, लेकिन आज इंशाल्लाह ये जो सॉवरेनिटी है, ये जो सॉवरेन स्टेट है, इनके जो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने जो डिसाइड कर लिया दैट इज़ आवर फाइनल डिसीजन और उसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। जो हम लोग इन चीज़ों से बालातर होके कि हमारे साथ क्या कल को होना है वो कल की कल देखी जाएगी। आज जो डिसीजन है हम उसको ऑनर करते हैं। अमरीकी फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद खित्ते पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मुश्किलात अफ़गानिस्तान की आज वो पोजीशन नहीं है कि वो स्टेबिलिटी कल ही उनके अंदर हो जाए। देखिए हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा भाई है, हम लोग पहले भी उनके खातिर बहुत कुछ करते रहे। उनको उनकी डेवलपमेंट के अंदर हमारा रोल है, उनको स्टैंड करने में हमारा रोल है। उनके देखें आप देखें हमारी जो गंदम का पिछले दिनों हम कहते हैं किल्लत आई थी उसमें अफ़गानिस्तान को हम एड कर रहे थे, अफ़गानिस्तान को हेल्प कर रहे थे। अफ़गानिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, अफ़गानिस्तान वीक होगा तो पाकिस्तान वीक होगा, अफ़गानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ रूट्स हैं उनकी, हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान को की कामयाबी हमारी कामयाबी है और इंशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है डे फर्स्ट से हम लोग ये सोच में हैं कि अफ़गानिस्तान को कामयाब कर रहे हैं और अपने आप को भी कामयाब कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, इट वाज अ नाइस इंटरव्यू। सो नाइस ऑफ यू। नाजरीन हमने आज मियां अवैस भट्टी साहब से लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करने की कोशिश की और उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।